नमस्कार। मैं आचार्य धर्मेंद्र सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबान सीतामढ़ी से। प्रथम कालांश में आपने अर्थशास्त्र क्या है और उसकी परिभाषा के बारे में आपने जाना। अब आगे जो हमारा प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी है, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इस पालमपुर गांव में और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। चलिए तो आगे चलते हैं पालमपुर गांव की कहानी में। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, वह है उत्पादन के संगठन। उत्पादन के संगठन को ही एक और नाम से जानते हैं उत्पादन के कारक। ये दोनों एक ही हैं। उत्पादन क्या होता है? किसी भी वस्तु को या सेवाओं को बनाना ही उत्पादन है। और ये जो उत्पादन होते हैं वस्तुओं का या सेवाओं का, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। इन वस्तुओं के निर्माण में कुछ आवश्यक चीज़ों का उपयोग किया जाता है, और वो जो आवश्यक चीज़ें होती हैं जिनसे वस्तुओं सेवाओं का निर्माण होता है, वे सभी उत्पादन के संगठन या उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इन संगठनों के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं। यहाँ आप देखिए, प्रथम आवश्यकता भूमि है, दूसरी श्रम है ना। तो ये दो कारक यहाँ पर आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ठीक है, तो भूमि या फिर अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, ये सारे हमारे प्रथम आवश्यकता हैं। दूसरे आवश्यकता के रूप में हमारा श्रम है। ठीक है, जो लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये लोग मिल करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो तीसरी आवश्यकता है हमारी, उसे भौतिक पूंजी के रूप में जानते हैं। और ये भौतिक पूंजी प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित आगत की तरह काम करता है। तो आगे देखिए, ये जो भौतिक पूंजी हमारा होता है, ये कौन कौन से रूप में होता है? औजार, मशीन, भवन, अत्यंत साधारण औजार जैसे किसानों का हल, मशीनें, टरबाइन, कंप्यूटर आदि, ये हमारे भौतिक पूंजी होते हैं। इसके अलावा एक चौथा पूंजी भी होता है जिसे हम लोग मानव पूंजी कहते हैं। अर्थात उपर्युक्त जो हमारे संसाधन हैं, यानी जो संगठन हैं, उनको एक साथ करके जब वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो वो तरीका, वो ज्ञान, वो उद्यम मानव पूंजी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उत्पादन के संगठन हैं, कारक हैं, वो 4 तरह के होते हैं। प्रथम भूमि, द्वितीय श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा मानव पूंजी। मानव पूंजी, और यहाँ पर जो तीसरा पूंजी है उसको हम लोग भौतिक पूंजी के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं। तो प्रथम जो हमारा है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, इसके रूप में जल, वन, खनिज आदि हमारे लिए प्रथम ज़रूरत है ना। उसके बाद श्रम है। तो श्रम में 2 तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रथम है जो पढ़े लिखे कर्मी होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है।
और दूसरा जो शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। ये फैक्ट्री में ये दोनों लोग काम करते हैं, तब जा कर के किसी वस्तु का या सेवाओं का निर्माण हो सकता है, और वो सेवाएं वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा है हमारा वो श्रम हो गया, है ना। तीसरा जो आपका है वो भौतिक पूंजी है, वो दूसरा श्रम था। तो तीसरा जो भौतिक पूंजी है, इसके रूप में आपने देखा कि जो औजार, मशीन, भवन आदि होते हैं, इनको हम लोग भौतिक पूंजी के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो औजार होते हैं वो क्या होते हैं? तो औजार आपका कुछ भी हो सकता है जिससे हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं। वो किसान का हल, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि हो सकते हैं, और इनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जाता है, इसलिए इन्हें अस्थाई पूंजी कहते हैं। ठीक है, आ जाइए। जो अस्थाई पूंजी होता है उसका उपयोग 1 साल से ज़्यादा समय तक हम लोग करते हैं, यानी लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाता है। वहीं जो कार्यशील पूंजी है उसका उपयोग 1 साल या 1 साल से कम समय में उपयोग किया जाता है। और ये जो कार्यशील पूंजी होती हैं ये उत्पादन क्रिया में ही समाप्त हो जाती हैं, है ना, यानी कि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये अपने रूप को खो देती हैं। ठीक है जी, तो भौतिक पूंजी हमारा 2 तरह का होता है, एक अस्थाई पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। ठीक है, समय को ध्यान रखेंगे। आ जाइए, अब जो हमारा कार्यशील पूंजी है उसके अंतर्गत कच्चा माल और नगद मुद्रा ये मुख्य रूप से आते हैं। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जो कुम्हार का मिट्टी होता है, बुनकर का सूत होता है, ये जो पैसे आप देख रहे हैं ये सारे हमारे कार्यशील पूंजी होते हैं, है ना। और ये उत्पादन क्रिया के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखो कि ये पढ़ लीजिए क्या लिखा है। जो उत्पादन के संगठन होते हैं मुख्य रूप से भूमि, श्रम और पूंजी, है ना, इनको हम लोग संयोजित करके संगठित करते हैं, है ना। और ये उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी, तो पालमपुर में हम लोग जो 3 कारक है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। और जो चौथा कारक है मानव पूंजी, इसका एक अलग अध्याय है, उसको हम लोग उस अध्याय में अच्छे तरीके से करेंगे। आपको इस अध्याय में बता दूं कि जो भौतिक पूंजी है इसको हम लोग पूंजी कहेंगे, है ना। भौतिक पूंजी को पूंजी के नाम से यहाँ जाना जाएगा। जब भी पूंजी आए तो आप समझ लीजिए वो भौतिक पूंजी ही है। ठीक है जी, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इन सब को अगर आप समराइज करें तो निष्कर्ष बनता है ना। तो जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या निकलता है? उत्पादन का जो संगठन है या कारक है वो 4 होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी, चौथा मानव पूंजी, है ना। और ये सभी मिलकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, है ना। भौतिक पूंजी के अंतर्गत 2 पूंजी आती है। प्रथम स्थायी पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। ठीक है जी, स्थायी पूंजी 1 साल से ज़्यादा समय तक उत्पादन क्रियाओं में लगी रहती है ना। वहीं कार्यशील पूंजी 1 साल में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारा निष्कर्ष था। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आगे के क्लास में हम लोग भूमि, जो कि उत्पादन का प्रथम कारक है, उसके बारे में विस्तार से इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार और, जो प्रथम 3 कारक है उसको विस्तार से पढ़ेंगे।
है ना। भौतिक पूंजी को पूंजी कहा जाएगा, ठीक है। भौतिक पूंजी को क्या कहा जाएगा? पूंजी कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। घर में सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें, कम से कम निकले। इस वैश्विक महामारी में आप बच के रहें, आपका भला होगा, ठीक है ना। अपने साथ साथ दूसरों को भी रोकें। बहुत बहुत धन्यवाद।